हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ASP.NET प्रोजेक्ट में यूनिट ऑफ वर्क कैसे यूज करते हैं और उसको क्यों यूज करते हैं। तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिपोजिटरी पैटर्न कैसे यूज करते हैं और जेनेरिक रिपोजिटरी कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे पास 3 क्लास है, एम्प्लॉय क्लास और एम्प्लॉय एजुकेशन क्लास और एक है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस क्लास और एक DB कॉन्टेक्स्ट मेरे पास है, उसका नेम है EMP कॉन्टेक्स्ट। और उसको मैंने तीन कंट्रोलर में उसका CRUD ऑपरेशन किया है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, एम्प्लॉय एजुकेशन और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कंट्रोलर में। और मैं रिपोजिटरी पैटर्न इधर यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक जेनेरिक रिपोजिटरी है जिसमें मैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एजुकेशन दोनों को यूज कर रहा हूँ और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस के लिए मेरे पास एक इंडिविजुअल रिपोजिटरी है। तो अगर मैं इधर जेनेरिक रिपोजिटरी में जाऊँ तो इधर मेरे पास एक आर्ट वाला CRUD ऑपरेशन है। तो इधर मैं ये जो CRUD ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसमें मैं 2 ऑपरेशन कर रहा हूँ। पहले तो मेरा DB कॉन्टेक्स्ट में मैं मेरा जो एंटिटी है जो कि एम्प्लॉयी या फिर एम्प्लॉयी एजुकेशन है उसको ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद DB कॉन्टेक्स्ट में सेव चेंजेस कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, यही सेम क्लास में ही लिख देते हैं सेव चेंजेस, और कुछ लोग उसके लिए एक नया क्लास बनाते हैं। जैसे कि मैंने इधर एक नया क्लास बनाया है। तो कुछ लोग ऐसे बाहर में एक सेव फंक्शन लिखते हैं और उसमें ये सेव चेंजेस वाला DB कॉन्टेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। तो मैं भी ऐसे ही यूज करने वाला हूँ, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब जब मैं ऐड ऑपरेशन करूँगा तो मैं इधर पहले सिर्फ ऐड को कॉल कर रहा था, उसमें मेरा सेव भी हो जा रहा था, लेकिन अभी मैं सेव के लिए एक नया फंक्शन ऐड किया हूँ तो उसको भी कॉल करना पड़ेगा। तो ये था कुछ बेसिक्स जो हमको यूनिट ऑफ वर्क के पहले जानना ज़रूरी है। और इधर मैंने जेनेरिक रिपोजिटरी में सेव वाला फंक्शन को ऐड किया, तो मुझे इंटरफेस में भी उसी को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इधर सारे फाइल्स को सेव कर देता हूँ। तो मैं ये सेव फंक्शन के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि जो यूनिट ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट है वो इस सेव फंक्शन के ऊपर ही है। तो वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हम एक से ज़्यादा रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं और उस रिपोजिटरी के बीच में कुछ डिपेंडेंसी है, तो हम उसके लिए एक ग्लोबल फंक्शन बनाएंगे या ग्लोबल रिपोजिटरी जिसका नेम होगा यूनिट ऑफ वर्क, और उसी में सारा फंक्शन का सेव चेंजेस करेंगे। मतलब जब मैं ये जेनेरिक रिपोजिटरी बनाया था तो मैं उसका ऐड ऑपरेशन, गेट लिस्ट ऑपरेशन, अपडेट, डिलीट सारा फंक्शन को यही रिपोजिटरी में लिखूंगा, लेकिन ये सेव वाला फंक्शन को मैं यूनिट ऑफ वर्क में लिखूंगा। तो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर एक एम्प्लॉय क्लास है और एक एम्प्लॉय एजुकेशन क्लास है। सपोज मैं एम्प्लॉय एजुकेशन में एम्प्लॉय का कुछ फॉरेन की या कुछ यूज करना चाहूँगा, और सपोज मैंने एम्प्लॉय से एक एम्प्लॉय डिलीट कर दिया। अब उसको वो जो डिलीट हो गया उसको यूज करूँगा एम्प्लॉय एजुकेशन में। तो जब मैं DB कॉन्टेक्स्ट में सेव करूँगा तो कुछ एरर आएगा, इसीलिए इसको ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है यूनिट ऑफ वर्क। तो मैंने इधर यूनिट ऑफ वर्क का कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम सारे रिपोजिटरी बनाते हैं ऐसे ही यूनिट ऑफ वर्क एक क्लास लेना है और आई यूनिट ऑफ वर्क एक इंटरफेस लेना है। तो मेरे पास जो रिपोजिटरी था, जेनेरिक रिपोजिटरी में मैं ये 2 यूज कर रहा था और एक एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रिपोजिटरी था। उसका पहले मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा और उसको इनपुट करूँगा ये जो यूनिट ऑफ वर्क है।
ताकि हम यूनिटी ऑफ वर्क के थ्रू ये तीनों रिपोजिटरी को कॉल कर सकते हैं और उसका मेथड को यूज कर सकते हैं। और उसका मेथड यूज करने के बाद यूनिटी ऑफ वर्क में जो ग्लोबल सेव फंक्शन है उसको यूज करेंगे। तो मैं जब जेनेरिक रिपोजिटरी में था तो मेरा R के बाद ये सेव को कॉल करना पड़ रहा था। अगर मेरे पास इधर अपडेट या डिलीट हुआ भी था तो उसके बाद भी मुझे सेव फंक्शन को यूज करना पड़ता था। गेट में जरूरत नहीं पड़ता है। तो अब ये जो सेव फंक्शन है इसको मैं इंडिविजुअल रिपोजिटरी में नहीं रखूंगा, इसको मैं कमेंट कर लूंगा और ये अभी रहेगा कहाँ, सिर्फ यूनिट ऑफ वर्क में। जेनेरिक रिपोजिटरी से हटा दिया तो इधर भी हटाना पड़ेगा आई जेनेरिक रिपोजिटरी में। तो अब यूनिट ऑफ वर्क का कोड स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसे हम ये डिफाइन किए थे ये इंस्टेंट, तो इसको कॉल करने के लिए हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जरूरत है। जैसे हम डीबी कंटेस्ट को कॉल कर रहे थे, अपना जब जेनेरिक रिपोजिटरी यूज कर रहे थे तो एक वेरिएबल बना रहे थे डीबी कंटेस्ट या कंटेस्ट और कंस्ट्रक्टर में उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे थे और उसी कंटेस्ट को यूज कर रहे थे। तो यूनिट ऑफ वर्क में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सेव वाला डीबी ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए ये कंटेस्ट पे आएगा और ये जो मेरा 3 रिपोजिटरी था उसका भी मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसका एक इंस्टेंट क्रिएट होगा और वो क्रिएट होने के बाद हम उसका फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इधर मैंने जब कोड लिखा तो पहले मैंने ये डीबी कंटेस्ट का एक प्राइवेट मेंबर लिया और तीनों रिपोजिटरी का एक एक प्राइवेट मेंबर लिया और मेरा यूनिट ऑफ वर्क का कंस्ट्रक्टर में मैं ये चारों का डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया। अब हम जब बनाए थे जो 3 इंटरफेस में एम्प्लॉय रिपोजिटरी, एम्प्लॉय एजुकेशन रिपोजिटरी और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रिपोजिटरी, इसमें मेरे पास होता है गेट मेथड। जनरली हम जब प्रॉपर्टीज बनाते हैं गेट और सेट दोनों लिखते हैं, लेकिन हम इधर कुछ सेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक इंस्टेंट को कॉल कर रहे हैं ताकि दूसरा फंक्शन को यूज कर सके, इसलिए मेरे पास सिर्फ गेट है। तो मैं जब यूनिट ऑफ वर्क में इसका डेफिनेशन लिखूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक गेट फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा कौन सा, ये जो वेरिएबल हमने बनाया था, ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी वेरिएबल बनाया था और उसका वैल्यू मिल रहा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन से, तो उसी को रिटर्न करूंगा। तो ऐसे ही मुझे 3 फंक्शन बनाना पड़ेगा, 3 गेट फंक्शन बनाना पड़ेगा इसको रिटर्न करने के लिए। और लास्ट में और एक फंक्शन आता है सेव फंक्शन, जो कि हम अब ग्लोबली यूज कर रहे हैं। तो ये जो सेव वाला फंक्शन है इसको हम डायरेक्टली यूनिट ऑफ वर्क से कॉल करेंगे और ये जो रिपोजिटरी का हमने प्रॉपर्टी बनाया है उसके थ्रू ये इंडिविजुअल रिपोजिटरी का जो भी हमारा ऐड, डिलीट या अपडेट फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो ये चेंजेस करते हैं कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में मैं जब जाऊंगा, पहले मैं क्या यूज कर रहा था, रिपोजिटरी को यूज कर रहा था, इसीलिए उसका एक वेरिएबल यूज किया था। अब मुझे क्या चाहिए, यूनिट ऑफ वर्क का एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं उसके लिए ऐसे कोड लिखूंगा प्राइवेट रीड ओनली। तो आई यूनिट ऑफ वर्क का एक चाहिए मुझे वेरिएबल, तो इसका नेम मैं सिंपली UOW दे दूंगा। अब मुझे कंस्ट्रक्टर में उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये रिपोजिटरी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम यूज कर रहे हैं यूनिट ऑफ वर्क। तो इधर इसका फंक्शन पैरामीटर में मैं ये लिखूंगा आई यूनिट ऑफ वर्क। और इसका नेम में UOW दे दूंगा।
और इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐसे रहेगा यू और डब्ल्यू इक्वल टू ये वाला। तो ये हो गया। अब मुझे ये जो हमारा वेरिएबल अभी बना है यूनिट ऑफ वर्क का, उसी को यूज करके फंक्शन कॉल करना है। तो उधर मैं क्या कर रहा था, रिपोजिटरी में हमारा डायरेक्ट ऐड फंक्शन था, तो हम डायरेक्टली रिपो डॉट ऐड कर रहे थे। लेकिन इधर यूनिट ऑफ वर्क के अंदर मैंने इधर क्या बनाया था, एम्प्लॉय रिपोजिटरी नेम का एक प्रॉपर्टी बनाया था, जिसके थ्रू हम कॉल करने वाले थे रिपोजिटरी के फंक्शन को। तो अब उसके अंदर होगा ये ऐड वाला फंक्शन। लेकिन जब सेव फंक्शन करेंगे, ये डायरेक्टली कहाँ पर था, यूनिट ऑफ वर्क में था, तो हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कौन सा रिपोजिटरी के थ्रू आ रहा है। तो ये बन गया। ऐसे ये जो गेट लिस्ट वाला फंक्शन हमारा जेनेरिक रिपोजिटरी में था, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यूनिट ऑफ वर्क, और रिपोजिटरी का नेम होगा कोई एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट गेट लिस्ट। तो ऐसे हो गया हमारा कंट्रोलर का कोड भी खत्म हो गया। तो इधर हम कर क्या रहे हैं, यूनिट ऑफ वर्क का एक इंस्टेंस ले रहे हैं, वो कॉल कर रहा है किसको, एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ये कहाँ पे है, ये यूनिट ऑफ वर्क में है, इधर एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ये क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी का एक इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है, और जो कि है ये जेनेरिक रिपोजिटरी का एम्प्लॉय मॉडल का। तो जेनेरिक रिपोजिटरी में जब हम जाएंगे, इधर एक ऐड फंक्शन है, तो वो आएगा हमारा इधर कंट्रोलर में। तो इससे थोड़ा डिपेंडेंसी इधर उधर होके ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का कोड है, लेकिन हम इसका कुछ एडवांटेज भी है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसको रन करने से पहले और एक चीज भी है जो कि हम हमेशा करते हैं, program.cs में हम ये सर्विस को इंजेक्ट करते हैं। तो मैं ये यूनिट ऑफ वर्क को भी इंजेक्ट कर लिया। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो ये मेरा स्वागर पेज लोड हो गया। अब मैं यूनिट ऑफ वर्क का चेंज सिर्फ एम्प्लॉय में किया हूँ, तो उसी को ही टेस्ट करूँगा। सबसे पहले गेट देखते हैं। तो गेट तो काम कर रहा है। अब पोस्ट देखते हैं जिसमें हम सेव फंक्शन यूज किए हैं। मैं इधर एक नया नेम लूंगा जिसका नेम होगा सपोज स्ट्रिंग 200। अब मेरा एग्जीक्यूट का रिजल्ट सक्सेस आया, और मैं गेट में भी अभी ट्राई करके देख सकता हूँ। स्ट्रिंग 200 ऐड हो गया। तो मेरा ये जो यूनिट ऑफ वर्क है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा ये बताने वाला हूँ इसका क्या एडवांटेज है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर दो क्लासेस के बीच में कुछ रिलेशन है, या दो रिपोजिटरी के बीच में कुछ रिलेशन है, तभी हम यूज करेंगे यूनिट ऑफ वर्क। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि एम्प्लॉय का अगर कुछ आईडी या फॉरेन की ऐसा कुछ रिलेटेड है दूसरा में, तो जब हम सेव करते हैं जनरली कोई भी रिपोजिटरी में सेव करते हैं, तो ये वो वाला क्लासेस का इंस्टेंस को सेव करता है जो सिर्फ उसी रिपोजिटरी में यूज किए हैं। लेकिन यूनिट ऑफ वर्क क्या करता है कि ये जो इसका जो सेव फंक्शन है, ये सारा रिपोजिटरी का सारा क्लासेस को एक साथ सेव कर रहा है। तो अगर हमारा सेव करने में कोई दिक्कत आया, तो ये एरर नहीं दिखाएगा, बल्कि सेव नहीं करेगा।
तो इसीलिए यूज करते हैं लोग यूनिट ऑफ वर्क। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो जब हम कोई रिपोजिटरी लिखते हैं, सपोज ये जेनेरिक रिपोजिटरी, जब इसको इंस्टेंटिएट करते हैं तो सिर्फ उसी को इंस्टेंटिएट करते हैं। लेकिन जब हम यूनिट ऑफ वर्क को सपोज इधर कॉल किए इंस्टेंटिएट करके, तो मैं जब एम्प्लॉय कंट्रोलर में यूनिट ऑफ वर्क को इंस्टेंटिएट किया तो ये मेरा सारा रिपोजिटरी को यूज कर रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। तो इसी को कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज भी नहीं करते हैं। और आप इधर एक एग्जांपल भी देख सकते हो, इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर रहा है। कैसे कि जब हम सेव फंक्शन में जाएंगे तो इधर डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस है, लेकिन जब हम किसी दूसरा ऐड या गेट वाला फंक्शन को जाएंगे तो डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ये जो हमारा डीबी सेट था उसको यूज कर रहा है, उसके बाद टू लिस्ट वाला फंक्शन या ऐड वाला फंक्शन को यूज कर रहा है। लेकिन जब सेव करता था डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा था। तो ये पैटर्न डीबी कॉन्टेक्स्ट भी फॉलो करता है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने बताया। तो उसी हिसाब से कुछ लोग इसको यूज करना पसंद करते हैं, कुछ लोग यूज भी नहीं करते हैं। तो इतना ही था डीबी कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज करना है यूनिट ऑफ वर्क में। थैंक यू।